हेलो दोस्तों, मैं नीलम कुमारी ओझा यूट्यूब चैनल यूपीएससी हिंदी तैयारी में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने केवल ये देखा था कि किस भाग में किसका वर्णन किया गया है। आज हम उनका संक्षेप में देखते हैं। ये संक्षेप में वर्णन है। भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। भाग 2 में है नागरिकता। आप देख सकते हैं 6, 7, 8, 9 में 8 में है जो बाहर के रहने वाले हैं उनके लिए नागरिकता के अधिकार क्या हैं। उसके बाद है समता का अधिकार, स्वातंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 31। कुछ विधियों की व्यावृत्ति की गई है जो 31 के क से घ तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 और 32 के क में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आप देख सकते हैं 51 तक है और 51 के क से है मूल कर्तव्य जो भाग 4 के क में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति तक का वर्णन भाग 5 यानी संघ में किया गया है। उसके बाद 74 से है आपके मंत्रिपरिषद का वर्णन। भारत का महान न्यायवादी ये मुख्य है, इसे हम मार्क कर सकते हैं। ये भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में पूछा जाता है। सरकारी कार्य का संचालन है 77-78 में। उसके बाद आ गए हम संसद, ये साधारण में है। 79 में संसद का गठन है। 85 में संसद के सत्र 17 वर्षान विघटन है, तो ये हम इसे भी मार्क कर सकते हैं। संसद के अधिकारियों का वर्णन है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कार्य का संचालन 99 और 100 अनुच्छेदों में दिया गया है। 101 से लेकर के 104 तक सदस्यों के निरर्हताएं दी गई हैं। उसके बाद विधायी प्रक्रिया है 107 से 111 तक। विधियों की अनुमति 111 में दी गई है। 112 से 117 तक वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। साधारणतः प्रक्रिया है 118 से 120 देख सकते हैं। उसके बाद भी है 42 में। भाग 6 में है राज्य का वर्णन। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। ये 152 से 237 तक था। राज्य का महाधिवक्ता 165 में आ गया। सरकारी कार्य का संचालन है 167 में। विधानमंडल का वर्णन आ गया है 168 से, आप देख सकते हैं आगे तक है। ये 207 तक हम पहुंच रहे हैं। राज्यपाल की विधायी शक्ति है 213 में। पहले अब भाग 7 आ गया। हमने देखा था कि ये निरसित था। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के द्वारा ये 238 निरसित है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। उसके बाद भाग 9 में पंचायत। ये हम भाग 9 के क में नगर पालिकाएं हैं, इसका वर्णन दिया गया है। नगर पालिकाओं का वर्णन निर्वाचन है 243 का ये क में। उसके बाद भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन दिया गया है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का वर्णन किया गया है। आकस्मिकता निधि का वर्णन 267 में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण भी है। उधार लेना किस हाल में हम लोग कैसे डेबिट कर सकते हैं। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ये है 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का वर्णन किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष संबंध में उपबंध दिए गए हैं 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है।
जिसमें प्रादेशिक भाषाएं हैं, विशेष निर्देश दिए गए हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या होगी। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। वित्तीय आपात है 360 में। 19 प्रकीर्णन से संबंधित है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक आदि राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन करते हैं। और भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये अनुसूचियों के बारे में दिया गया है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 9वीं किससे है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग विस्तार में इसका स्टडी करते हैं। देखिए, ये आ गया भाग 1, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं यानी कमाए जाएं समाविष्ट होंगे। उसके बाद है नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 में था। संसद विधि द्वारा ये सब हम देख सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण 3 में था। भारत का संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र ही है। ये पूर्ण विस्तार दिया गया है। आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। ये भाग 2 नागरिकता का विस्तार दिया गया है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार क्या रहेंगे और कैसे रहेंगे। जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस योजना के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीयकृत कर लिया गया है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये 8 अनुच्छेद 9 आदि का विस्तार में वर्णन दिया गया है। नागरिकता के अधिकारों का बनाए रहना था। 10 में प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वागामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक वो बना रहेगा। भाग 3 में हम आ गए। ये मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ था। 12 में इस भाग में जब तक कि संदर्भ साधन था उपेक्षित न हो राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अगर हम संक्षेप में भी पढ़ लें तो भी चलेगा, बट एक बार जरूर विस्तार में हमें देखना चाहिए। ये समता का अधिकार है। यहाँ पूरा समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। यहाँ था ना अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाएगा। अस्पृश्यता उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, उसे दंड दिया जाएगा।
भाग 3 है मूल अधिकारों से संबंधित। यह है स्वतंत्र का अधिकार, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक। कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी हमारा संविधान प्रदान करता है। यहाँ आ गए हम शोषण के विरुद्ध अधिकार में। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध था। चौबीस में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा और किसी को उपेक्षित किया जाएगा। सभी धर्मों को समान विधि से माना जाएगा। यहाँ 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण था। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी था। यहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन दिया गया है। भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक के तथ्य। 36 में इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अपेक्षित ना हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। उनचालीस में राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप में सब कुछ प्राप्त हो, जैसे जीविका के पर्याप्त साधन आदि। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। ऐसा ना हो कि किसी को कम मिले और किसी को अधिक मिले। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 43, 44 आदि में हम देख सकते हैं कि सभी उसी से संबंधित हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण था। अनुच्छेद 50 में यह दे रहा है राज्य के लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि थी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। भाग 4 का क था मूल कर्तव्य। ये देखिए मूल कर्तव्यों का सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें,
बट ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। भाग 5 में हम संघ का वर्णन देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद, राज्य आदि अपना योगदान दें। यहाँ रीतियों का वर्णन हो। जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एकरूपता होगी। अंठावन में पात्रता थी। कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष का उम्र होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा। इकसठ में महाभियोग था। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना देने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसके बाद हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यहाँ रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन होना था, उसका वर्णन है। क्षमा आदि के और कुछ मामलों में दंड को निलंबन करने का भी शक्ति है ना राष्ट्रपति का। यहाँ से मंत्री परिषद का वर्णन स्टार्ट होता है। ये देखिए महान्यायवादी 76 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। सरकारी कार्य का संचालन है 77 से। यहाँ से संसद का वर्णन है 79, 80, 81। यहाँ था 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार 88 में दिया गया था, जिसमें प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में
सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसी कार्यवाही में अन्यथा भाग ले, किंतु उस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं होगा। सब कुछ करेगा, केवल मत नहीं देगा। संसद के अधिकारियों का वर्णन है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, संसद का सचिवालय कैसा हो, कार्य संचालन है 99 से, सदस्यों की निर्भरताएं हैं 101 से, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां हैं 105 से, विधायी प्रक्रिया है 107 से, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है 112 से, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान था 116 में, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं 123 से, संघ की न्यायपालिका है 124 से, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति थी 126 में, जिसका वर्णन यहाँ दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का भी लेख न्यायालय होना 129 में, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत 136, तशरीफ निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना है 139 में। यह भी महत्वपूर्ण है। सिविल और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना भी वर्णित है 144 से।
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आ गया 148 में। यह भी महत्वपूर्ण होता है। पूछ देते हैं कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है, तो 148 में। अब आ गया हमारा भाग 6, राज्य। राज्यपाल 153 से। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं 157 से। मंत्रिपरिषद का वर्णन है 163 से। महाधिवक्ता है 165 से। राज्य के विधानमंडल के अधिकारियों का वर्णन किया गया है 178 से। कार्य संचालन दिया गया है 188 से। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और अनुमुक्तियां दी गई हैं 194 से। राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213 से दी गई हैं। राज्यों के उच्च न्यायालयों का वर्णन है 214 से। कुछ रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं 226 से।
233 से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। भाग 7 निरसित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 9 का पंचायतों का वर्णन 243 से दिया गया है। पंचायतों का गठन है 243 के ख में। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं 243 के 4 से। पंचायतों की शक्तियां पर अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है 243 का 6 से। भाग 9 के क में नगरपालिका का वर्णन किया गया है। दो सौ तैंतालीस के या के 6 में इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 243 या के क के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसे विधि की विधिन मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमा या ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को स्थानों के आवंटन से संबंधित करती है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।
अब भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची का उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य हैं। से भिन्न किसी राज्य का अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए भी लागू होंगे। भाग 11 आ गया, संघ और राज्य के बीच संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण। खंड 3 में इस बात के होते हुए संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए भी किसी राज्य के विधानमंडल को भी 7वीं अनुसूची की किसी सूची में 3 में, जिसे इस संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है, प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। प्रशासनिक संबंधों का वर्णन 256 अनुच्छेद 256 से किया गया है। जल संबंधी विवाद और उनका निपटारा कैसे होगा, इसका वर्णन 262 से किया गया है। राज्यों के बीच समन्वय 263 में। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद आ गए। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जिसका वर्णन 265 अनुच्छेद में किया गया है। ये आकस्मिकता निधि है 267 से। 1 और 2। उड़ीसा नाम परिवर्तन, इसका पहला नाम कलिंग था ना। विद्युत पर करों से छूट 287 में वर्णित किया गया है।
भाग 13 में हम आ गए। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम था, जिसका वर्णन 301 से दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं थी। तीन 308 से सेवाएं हैं। जो 322 तक चलेंगे। तीन 323 के क से अधिकरण। पंद्रह में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। निर्वाचन के अध्यक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, जिसका वर्णन 325 अनुच्छेद में किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपपद का वर्णन किया गया है।